नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 19 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। क्यों ये प्रोजेक्ट जो है वो एथिकली गलत है। कंटेक्स्ट ये है एनजीटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस प्रोजेक्ट को। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज 1946 में हुई रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट के बारे में। 80वीं एनिवर्सरी है इस रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट का। तो यूपीएससी आपको पता है ऐसी चीजों पे क्वेश्चन बहुत पूछती है। तीसरे नंबर पे सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल है इंडिया फ्रांस रिलेशंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं। कंटेक्स्ट क्या है देखो, रिसेंटली ना एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कोलकाता बेंच ने ना एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने बोला ऑल क्लियर। किसको बोला ऑल क्लियर? देखो, गवर्नमेंट का ना एक प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ऊपर वाले आइलैंड्स अंडमान आइलैंड्स और नीचे वाले निकोबार आइलैंड्स। और निकोबार आइलैंड्स में सबसे नीचे वाला जो ये आइलैंड है ना, ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहां पे सरकार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना चाहती है। उस प्रोजेक्ट के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले एनजीटी का जो ऑर्डर है वो पूरा सुन लीजिए। एनजीटी ने ये कहा कि सरकार ने ना इस प्रोजेक्ट के लिए ना इन्वायरमेंट का पूरा ख्याल रखा है, यानी सारे जो इन्वायरमेंट के सेफगार्ड्स हैं वो इंश्योर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, एनजीटी ने ये बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसकी स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी काफी हाई है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, डिफेंस पर्पज के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सरकार सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक नहीं करेगी, क्योंकि डिफेंस पर्पजेस के हिसाब से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सिक्योरिटी संबंधी डिटेल्स सरकार पब्लिक में रिलीज नहीं कर सकती। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो ये तो एनजीटी का फैसला है, लेकिन क्या एनजीटी का फैसला फेयर है? कम से कम राइटर को ये लगता है कि एनजीटी का जो फैसला है वो फेयर नहीं है। तो आगे बढ़े उससे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या? देखो, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे इस्टेब्लिश होने वाला जो ये प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट को विशालकाय प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। और ग्रेट निकोबार पे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होगा जो अंडमान और निकोबार ग्रुप का ना सबसे साउदर्न आइलैंड है। 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इस्टेब्लिश होगी इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे। कौन सी 4 चीजें? सबसे पहले तो ना एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इस्टेब्लिश होगा। क्या इस्टेब्लिश होगा? ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ट्रांसशिपमेंट आपको पता है ना, जहां पे बड़े बड़े जहाज आते हैं उनसे सामान अनलोड होता है और फिर छोटे छोटे जहाजों पे सामान जो है उसकी लोडिंग होती है, यानी कार्गो का एक्सचेंज होता है, उसको कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। तो एक तो ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इस्टेब्लिश होगा। दूसरा देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस्टेब्लिश होगा और वो ड्यूल यूज के लिए होगा। सिविलियंस के लिए यूज होगा और मिलिट्री के लिए भी यूज होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी टाउनशिप डेवलप होगी, यानी पूरा का पूरा जो शहर है वो बसाया जाएगा। और सबसे लास्ट में एक बड़ा सा पावर प्लांट भी इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि शहर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके लिए बिजली तो चाहिए ना भाई। तो ये सारी चीजें डेवलप होंगी इस प्रोजेक्ट में, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में। अब ना दोस्तों, आप ना एक मैप देखो, ये जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ना, ये है, यहां पे है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और ये ना मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास है। मलक्का स्ट्रेट, ये देखो यहां पे, ये मलक्का स्ट्रेट है जो लाल रंग का एरो बना हुआ है। अब दुनिया का ना मेजर ट्रेड जो है यहीं से गुजरता है। और जो ट्रेड यहां से होता है इस मलक्का स्ट्रेट के थ्रू, उसमें चाइना का बोलबाला है। ज्यादातर चाइना के ही जहाज यहां से गुजरते हैं। तो इंडिया को ना अपनी आंख चाहिए इस मलक्का स्ट्रेट के ऊपर। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया जो है अपनी आंखें गड़ा के बैठ सकता है मलक्का स्ट्रेट के ऊपर। इसीलिए सरकार बोल रही है कि भाई इस प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी है
मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा है। फिर इसके बाद ना राइटर ना एक कहानी बताते हैं। कहानी क्या है? देखो 20वीं शताब्दी की बात है। 20वीं शताब्दी में ना पैसिफिक ओशन में ना दो आइलैंड्स थे, एक नाउरू, एक बनाबा। ये जो आइलैंड्स थे ना, इनकी कहानी है, और शायद आपको ये कहानी पता भी नहीं होगा। हुआ क्या, 20वीं सेंचुरी की बात है। तो यहां पे ना ये पता लगा कि इन आइलैंड्स पे ना फॉस्फेट है। अब देखो फॉस्फेट यूज होता है एग्रीकल्चर में एज ए फर्टिलाइजर। तो वहां पे ना ब्रिटिश फॉस्फेट कमिश्नर जो थे वो इन आइलैंड्स पे पहुंच गए। कौन पहुंच गए? उस समय कॉलोनिज्म का युग था, तो ब्रिटिश फॉस्फेट कमिश्नर पहुंच गए यहां पे इन आइलैंड्स के ऊपर। उन्होंने ना माइनिंग शुरू कर दी, और माइनिंग भी कौन सी स्टार्ट की? स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग में क्या होता है, धरती के ऊपर की जो परत है वो छील दी जाती है। तो भाई इतनी परत छील दी, धरती की इतनी छील दी कि 1945 आते आते ना वहां पे वो आइलैंड्स ना रहने लायक बचे ही नहीं। मतलब पूरी तरह से अनइनहेबिटेबल हो गए, रहने लायक ही नहीं बचे। तो वहां के जो मूल निवासी थे ना, आदिवासी लोग जो काफी सदियों से वहां पे रहते आए थे, उनका क्या हुआ, उनको ना जबरदस्ती शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वो रहने लायक तो रहा नहीं आइलैंड। तो उनको ना जबरदस्ती 2000 किलोमीटर दूर फिजी देश के एक आइलैंड जिसका नाम है रबी आइलैंड, वहां पे उनको जबरदस्ती शिफ्ट कर दिया गया। उनको बेचारों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि फॉस्फेट के चक्कर में इन्होंने माइनिंग कर दी। उनकी क्या गलती, वो तो सदियों से उसी आइलैंड पे रहते आए थे। आज आप देखोगे ना, नेट पे सर्च मार के देखोगे, ये जो बनाबा आइलैंड है कैसा दिखता है? कुछ नहीं, सिर्फ लाइमस्टोन आपको दिखेगा, इधर उधर लाइमस्टोन के पिनाकल्स दिखेंगे, और पूरा डेजुलेटेड लैंडस्केप है, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। तो कहने का मतलब ये है, देखो रिमोट टेरिटरीज जहां पे होती है ना, ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप डिसीजन लो, सिर्फ आप पैसा देखोगे, सिर्फ आप रिसोर्स देखोगे, तो फ्यूचर में जो वो आइलैंड है वही खत्म हो जाएगा। और जिस आइलैंड की हम बात कर रहे हैं ना, ग्रेट निकोबार, भाई बहुत जबरदस्त आइलैंड है ये पूरा। मतलब इस आइलैंड पे ना ऐसे ऐसे एरिया हैं नेचर के जो अभी तक ना अनटच्ड हैं, मतलब जिनको अभी तक ह्यूमन बींग्स ने छुआ तक नहीं है। इतना प्रिस्टाइन जंगल है यहां पे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। लेकिन ये जो जंगल है अब काटने, क्योंकि काटा ही जाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए पेड़ काटे जाएंगे। लगभग देखो 9 लाख जो पेड़ हैं वो काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, और 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसका सफाया हो जाएगा। कितना? 130 स्क्वायर किलोमीटर का, ये देखो। और ये जो पेड़ काटे जाएंगे भाई, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये घर है बहुत सारी स्पीसीज का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक है लेदरबैक टर्टल। लेदरबैक टर्टल हम पढ़ते ही हैं इन्वायरमेंट में। अब लेदरबैक टर्टल जो है ये दुनिया के देखो सबसे बड़े समुद्री कछुए हैं, और ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है ना वो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है जहां पे ये अंडे वगैरह देते हैं। अब वहां पे मान लो पोर्ट बन जाएगा तो इनका घर तो टूट गया ना, लेदरबैक टर्टल्स का। इसके बाद आप कोरल्स की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लीजिए? कोरल्स की। पोर्ट बनाने के लिए ना ड्रेजिंग होगी। ड्रेजिंग मतलब समुद्र को ना खोदा जाएगा। अब इसकी वजह से ना कोरल्स, जिन्हें तो बल्कि देखो सी का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो भी तबाह हो जाएंगे। अब देखो सवाल ये है, क्या डेवलपमेंट के लिए हम इतना इररिपेरेबल लॉस कर सकते हैं? मतलब ऐसा लॉस जिसकी भरपाई ना की जा सके, क्या वो हम कर सकते हैं? अब राइटर का तो आंसर जाहिर तौर पे नो है कि नहीं करना चाहिए। और राइटर बल्कि कहते हैं, देखो चलो ये तो हमने बात की, कोरल रीफ नष्ट हो जाएंगे, लेदरबैक टर्टल्स खराब हो जाएंगे, ऐसा जंगल जो अभी तक अनटच्ड है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन आप ह्यूमन एंगल भी तो देखो ना भाई, ह्यूमन एंगल देखो आप। ग्रेट निकोबार देखो खाली जमीन नहीं है, वहां पे 2 मेजर ट्राइब्स रहती हैं। कौन कौन सी? एक तो वहां पे रहती है देखो सोमपेन ट्राइब, सोमपेन। दूसरा है वहां पे निकोबारीज, निकोबारीज। अब ये 2 ट्राइब्स यहां पे रहती हैं। जो सोमपेन ट्राइब है ये तो भाई पीवीटीजी है। ये तो क्या है? पीवीटीजी, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो ये पीवीटीजी वाले जो हैं ये आइसोलेटेड ढंग से रहते हैं। पीवीटीजी ज्यादा ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए सरकार
इन पे ज़्यादा ध्यान देती है। और जो निकोबारीज हैं ये थोड़ा मॉडर्नाइज्ड ट्राइब हैं, तो ये दोनों ट्राइब इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पे रहती हैं। अब इशू क्या है? अब देखो, वैसे तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये कहता है कि आपको ना ट्राइबल लैंड लेना है ना, ट्राइबल लैंड लेने से पहले वहां की जो ग्राम पंचायत है ना, वहां की जो ग्राम पंचायत है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आर्टिकल ना एक दावा करता है कि वहां पे जो ट्राइबल काउंसिल है ना, ट्राइबल काउंसिल का ये कहना है कि हमसे ना जबरदस्ती साइन करवाया गया और उन्हें ना सरेंडर सर्टिफिकेट जबरदस्ती साइन करने पड़े। मतलब उन्होंने ना खुशी खुशी अपनी जमीन नहीं दी, उन्होंने मजबूरी से अपनी जमीन दी। तो राइटर कहते हैं कि देखो, जो जमीन के राइट्स हैं ना वो फुली सेटल्ड नहीं है, सरकार ने जबरदस्ती उनसे साइन करवा लिए हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, ये जो सोमपेन ट्राइब है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सोमपेन ट्राइब, ये तो पीवीटीजी है। मतलब ये तो देखो कंसेंट देगी कैसे, क्योंकि वो तो हमारी भाषा ही नहीं समझते ना, आदिवासी लोग हैं, हमारी भाषा ही नहीं समझते, तो वो कंसेंट देंगे कैसे? तो ये भी एक बड़ा एथिकल क्वेश्चन है। और जिस एनजीटी की हम बात कर रहे हैं ना भाई, उनका काम है इन्वायरमेंट को बचाना, लेकिन वो इन्वायरमेंट को बचाने के बजाय वो तो सरकार के रबर स्टैंप बन गए हैं, वो सरकार के रबर स्टैंप बन गए हैं। लास्ट लाइन एक ये बोलते हैं राइटर, देखो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है कुल मिला के क्या नेट गुड है, मतलब नुकसान से ज्यादा हमारा फायदा हो रहा है? इसका जवाब हम नहीं दे सकते, इसका जवाब आने वाली फ्यूचर जनरेशंस देंगी। लेकिन आज कम से कम एक चीज का जवाब हम दे सकते हैं, जो प्रोसेस फॉलो हुआ है ना इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के लिए, वो प्रोसेस गलत है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी, इंडिपेंडेंट रिव्यू हुआ ही नहीं, बस सरकार का डेटा एक्सेप्ट कर लिया गया और ट्राइबल्स की जो आवाज है उसको दबाया गया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रॉयल नेवी रिवोल्ट के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इतिहास अगर समझाना है ना, तो सबसे पहले ना आप इतिहास में क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिनके दौरान घटनाक्रम हुआ ये बताओ, ताकि ना पूरा सीन जो है वो दिमाग में छप जाए। तो आज मैं आपको बता रहा हूं रॉयल नेवी रिवोल्ट के बारे में। तो रॉयल नेवी रिवोल्ट को हुए 80 साल पूरे हो गए, 80th एनिवर्सरी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि रॉयल नेवी रिवोल्ट हुआ उससे पहले सर्कमस्टांसिस क्या थी, ताकि आपके दिमाग में पूरा जो सीन है वो छप जाए। आप सीन याद करो, 1946 का ईयर था, वर्ल्ड वार अभी अभी समाप्त हुआ था, पूरी दुनिया बदल रही थी और इंडिया में भी पॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा हाई थी। क्यों? क्योंकि देखो, एक तरफ आजादी की मांग चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपनी पीपनी बजा रही थी कि हमें अलग से देश चाहिए, अलग से देश चाहिए। तो जिन्ना और कांग्रेस के बीच में ना कम्युनल टेंशंस उस समय बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन एक और चीज उस समय हो रही थी, आईएनए ट्रायल्स, यानी सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी ना, इंडियन नेशनल आर्मी, उसके सोल्जर्स पे ना रेड फोर्ट में, लाल किले में ट्रायल चल रहे थे। तो इस वजह से ना पूरे भारत में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स ना उभर के आ रहे थे। यानी पूरा देश एक प्रकार से ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बारूद का ढेर बन चुका था। आवश्यकता थी एक चिंगारी की, और वो चिंगारी क्या हुई? वो चिंगारी हुई रॉयल नेवी रिवोल्ट। समझ गए? अब बताता हूं इस रिवोल्ट के बारे में आपको। दिन था 18 फरवरी 1946। बॉम्बे के पास समुद्र में ना एक शिप था जिसका नाम था HMIS तलवार। यहां पे ना सैकड़ों रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स ने ना, रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स मतलब उनके सोल्जर्स, उनके सेलर्स, जिन्हें हम सेलर्स बोलते हैं, जवान बोल दीजिए। तो HMIS तलवार पे रॉयल इंडियन नेवी के जो जवान थे ना, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। क्यों स्टार्ट की? क्योंकि ना वो परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि उनके साथ में ना जानवरों जैसा सुलूक होता था। दाल में कभी कंकड़ मिल रहा है, कभी कच्चा चावल मिल रहा है, और जो तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह ब्रिटिश सेलर से ना कम मिलती थी, उनको ज्यादा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोरे हैं। समझे? ऊपर से उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी काफी ज्यादा होता था। ये अंग्रेज ऑफिसर जो थे ना, इन जवानों को
भिखारी कह के बुलाते थे, कूली कह के बुलाते थे। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा। एक कमांडर थे, कमांडर किंग। अब ये जो कमांडर था ना, कमांडर किंग, इसने ना सेलर्स को गाली दे दी। गाली दी तो एक सेलर था बीसी दत्त। इसने क्या किया, बीसी दत्त ने ना जहाज की दीवार पे लिख दिया क्विट इंडिया, कि भाई भारत छोड़ दो। तो इसने लिख दिया क्विट इंडिया, तो अंग्रेज ऑफिसर्स ने ना इस सेलर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे ना बाकी जो सेलर्स थे ना वो भड़क गए और उन्होंने फिर भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी कि हम खाना नहीं खाएंगे और हम काम भी नहीं करेंगे। देखो, ये सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी डिग्निटी की। वैसे कॉलोनियल ऑफिसर्स ने इसे म्यूटिनी बोला। म्यूटिनी का मतलब होता है बस कुछ सिपाहियों की बगावत, लेकिन डेटा ये कहता है ये म्यूटिनी नहीं थी। ये मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही सिपाहियों की बगावत थी, ये एक वार था। और ये वार देखो बॉम्बे तक सीमित नहीं रहा, ये कराची में फैला। मतलब जो ये बारूद से चिंगारी भड़की और आग लगी ना, ये आग जो थी वो कराची तक फैली, मद्रास, कोच्चि, विजय, कलकत्ता, अंडमान, अनेकों जगह पे ये आग फैली। और डेटा मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। ये देखो 78 नेवल शिप्स जो थे ना, उन्होंने फिर पार्टिसिपेट कर दिया इस म्यूटिनी में। और म्यूटिनी तो अंग्रेज बोलते हैं, इस रिवोल्ट में हम रिवोल्ट बोलेंगे, समझे। तो 20 से ज्यादा जो शोर इस्टेब्लिशमेंट्स थी, शोर इस्टेब्लिशमेंट मतलब इवन लैंड पे जो ऑफिस थे ना, वहां पे भी सेलर्स ने कब्जा कर लिया। 20,000 से ज्यादा नेवल रेटिंग्स ने यानी सेलर्स ने रिवोल्ट किया था। सबने अपने अपने शिप पे कब्जा कर लिया और शिप की जो गन्स थी ना उनको बॉम्बे की तरफ मोड़ दिया। बॉम्बे की तरफ इसलिए क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ब्रिटिश मिलिट्री आएगी और हमको दबाने का काम करेगी, तो वो पहले से अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी गन्स का रुख जो था वो बॉम्बे की तरफ मोड़ दिया था। फिर देखो एक ना कमेटी भी बनी अंग्रेजों से नेगोशिएट करने के लिए, नेवल सेंट्रल कमेटी। नेवल सेंट्रल कमेटी के लीडर थे एमएस खान। तो एमएस खान ने आवाज उठाई सेलर्स की और ये बोला कि अच्छा खाना दो, अच्छा खाना, इसके अलावा इक्वल पे दो। ऐसा नहीं कि जो ब्रिटिश सेलर्स हैं उनको ज्यादा सैलरी, नो। लेकिन तीसरी मांग सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी मांग, जो आईएनए सोल्जर्स हैं उनको छोड़ा जाए। अब देखो, जो आईएनए सोल्जर्स को छोड़ने की बात है ना, इससे पता लगता है कि ये जो रिवोल्ट था ये सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं था, ये पॉलिटिकल रिवोल्ट था। तभी तो आईएनए सोल्जर्स को छोड़ने की बात हुई थी ना, समझ गए। अब फिर राइटर बोलते हैं ये रिवोल्ट एक प्रकार से मूवमेंट ऑफ सॉलिडेरिटी भी था। कैसे? इसलिए क्योंकि देखो 1946 में ना, मैं आपको बताऊं, हिंदू और मुस्लिम दंगे हो रहे थे, देश पार्टीशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस रिवोल्ट ने ना एक मिरेकल किया। मिरेकल क्या था? साहिर लुधियानवी एक फेमस शायर हैं, वो इसको बोलते हैं कि ये रिवोल्ट एक प्रकार से ना जले हुए बाग में ना एक खिले हुए फूल के समान था। कैसे? क्योंकि ना शिप्स जिन पे सेलर्स का कब्जा हुआ था ना, उन शिप्स पे ना 3 झंडे लहराए गए। एक कांग्रेस का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। तो ऐसा नजारा ना उस वक्त ऑलमोस्ट नामुमकिन था कि एक ही जगह पे 3 झंडे लहराए जा रहे हों। सेलर्स ने देखो ये दिखा दिया था कि हमारा जो दुश्मन है ना वो कॉमन है, ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं। और ये जो रिवोल्ट था, ऐसा नहीं कि ये समुद्र तक सीमित रहा, नहीं। 21 और 22 फरवरी को क्या हुआ, बॉम्बे की सड़कों पे ना नेवल रेटिंग्स के स्पोर्ट में ना, यानी सेलर्स की स्पोर्ट में भारी संख्या में स्टूडेंट्स, वर्कर्स, आम आदमी सब आ गए, समझ गए। कोलाबा से लेके जगह है मुंबई की, चलो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आर्टिकल ये बताता है कि मुंबई जो था, मुंबई में भी स्पेशल जो मुस्लिम एरिया था भेंडी बाजार, वो एपिसेंटर बन गया इस रिवोल्ट का। वहां पे ना हिंदू और मुस्लिम वर्कर्स ने ना मिल के बैरिकेडिंग की ताकि ब्रिटिशर्स आए तो फिर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा सके। लोगों ने ट्राम के जो ट्रैक्स थे वो भी उखाड़ दिए, पोस्ट ऑफिस पे रेड की, सड़कों पे पेट्रोल बम और पत्थर यूज किया। और देखो, जब एक इमोशनल किस्सा भी बताया जाता है, क्योंकि ना जो सेलर्स का शिप था HMIS या फिर दूसरे शिप्स,
वो ना कोस्ट में थे, मतलब समुद्र में थे और मुंबई के कोस्ट से थोड़ा दूर। तो लोगों ने क्या किया, लोग मतलब गेटवे ऑफ इंडिया के पास आए और उन्होंने ना अपने घर का खाना, फ्रूट्स, टिफिन वो पानी में फेंक दिए ताकि ना सेलर्स तक वो चीजें पहुंचे, वो खाना सेलर्स तक पहुंचे। तो सोच के देखो कितना इमोशनल रहा होगा। और ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन रहा? ब्रिटिशर्स तो देखो हमेशा की तरह ना डर गए कि जल्दी से जल्दी भाई इस रिवोल्ट को कैसे भी करके दबाओ, क्योंकि ब्रिटिश के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, उनको समझ में आ गया था कि अब हमारा गेम ओवर है। उन्होंने ना जबरदस्त ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया, इवन आर्मी की बटालियंस बुलाई गई, मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो मराठा लाइट इन्फेंट्री ने तो गोली चलाने से मना कर दिया। फिर ब्रिटिश ट्रूप्स को बुलाया गया और आर्टिकल कहता है कि जो मशीन गन नहीं होती बड़ी बड़ी, सिविलियंस के ऊपर बड़ी बड़ी मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। कुछ एरियाज की बात की गई है जहां पे देखो जबरदस्त बैटल्स हुई ब्रिटिश ट्रूप्स की सिविलियंस के साथ में। ऑलमोस्ट 200 से 300 जो सिविलियंस थे ना वो मार दिए गए। सोच के देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ना ये सबसे बड़ा नरसंहार था। और लास्ट में क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला इस रिवोल्ट का? देखो, रिवोल्ट का कंक्लूजन ये निकला कि ना 23 फरवरी को ना सेलर्स ने सरेंडर कर दिया। आप बोलोगे सरेंडर कर दिया बस? देखो, सरेंडर इसलिए नहीं किया कि वो ब्रिटिशर से डर गए थे, क्योंकि ना उनके अपने जो लीडर्स थे ना, जैसे मुस्लिम्स के लीडर थे जिन्ना और कांग्रेस के लीडर थे जैसे सरदार पटेल, तो दोनों ने मैसेज भेजा था इन सेलर्स को कि भाई सरेंडर कर दो, क्योंकि दोनों पार्टीज ना ये नहीं चाहती थी कि आर्मी नेवी में ना डिसिप्लिन टूटे, क्योंकि उन्हें पता था कल को अगर एक देश बने या फिर दो देश बने, हम नहीं चाहते कि नए देश में ना सेना जो है वो बगावत करे। कल आज वो ब्रिटिशर्स की नहीं सुन रही है तो कल को वो हमारी भी नहीं सुनेगी। तो सेलर्स ने ये बोला कि भाई हम ब्रिटिशर्स से डर के सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए सरेंडर कर रहे हैं, इंडिया के लिए। समझ गए? फिर ना राइटर एक बात बोलते हैं, देखो ये रॉयल नेवी रिवोल्ट था ना, ये जबरदस्त रिवोल्ट था। हालांकि ना इसे भुला इसलिए दिया गया क्योंकि इसके तुरंत बाद पार्टीशन का जो वायलेंस था वो स्टार्ट हो गया और पब्लिक मेमोरी में ना सिर्फ खून खराबा रह गया। जबकि ये जो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट है बहुत कुछ सिखाता है कि ऐसा नहीं है कि, सबसे बड़ी बात तो ये रॉयल इंडियन रिवोल्ट ये सिखाता है कि पार्टीशन जो था वो इनएविटेबल नहीं था। मतलब हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के ना ऑप्शंस मौजूद थे, वर्किंग क्लास के लोग और जो सोल्जर्स थे वो एक हो सकते थे, लेकिन पॉलिटिक्स ने उन्हें एक होने नहीं दिया और आखिरकार पार्टीशन हुआ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया फ्रांस रिलेशंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो जियो पॉलिटिक्स में ना लीडर्स के बीच में जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है ना वो बहुत मैटर करती है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है ना इमैनुअल मैक्रोन, ये अभी इंडिया आए और ना 2017 के बाद ये ना इनकी इंडिया में ना चौथी विजिट है। अपने देश में इनकी पॉपुलैरिटी चाहे कम हो, लेकिन न्यू दिल्ली में इनको ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो फ्रांस हमारे लिए सिर्फ एक यूरोप का नॉर्मल देश नहीं है। फ्रांस ना यूरोप में एंट्री करने के लिए ना हमारे लिए एक प्रकार से गेट के समान है। आपको पता है आजकल ना इंडिया यूरोप की तरफ रुख कर रहा है, यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे के मौके पे यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप थी वो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आई। फिर जनवरी में जर्मनी के जो नए चांसलर थे फ्रेडरिक मर्ज, वो भी भारत की यात्रा पर आए। और इवन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन तो कर लिया, लेकिन अब वहां की पार्लियामेंट्स को रेटिफाई करना है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक फोकस है ना यूरोप पे काफी ज्यादा है। जैसे एक टर्म है यहाँ पे मल्टीपोलैरिटी टर्म का मतलब ये होता है ऐसी दुनिया जहां पे देखो पावर जो है ना वो बहुत सारे देशों के बीच में डिवाइडेड होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक देश का राज हो, जैसे सिर्फ यूएसए का राज हो, बाकी जब सब देश जो है वो यूएसए से बहुत बहुत कम पावरफुल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो इक्वली नहीं तो पावर जो है वो थोड़ा बैलेंस ढंग से डिवाइडेड हो कुछ देशों के बीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही देश के पास में हो। तो
सी राजामोहन ये कहते हैं कि देखो अभी कड़वी सच्चाई ये है कि अभी दुनिया मल्टीपोलर नहीं है। क्यों मल्टीपोलर नहीं है? क्योंकि देखो अमेरिका आज भी ना पूरे वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड बॉस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी इकोनॉमी सबसे आगे है, उनकी मिलिट्री सबसे आगे है, और चाइना तेजी से यूएसए के बराबर आने की कोशिश कर रहा है। बाकी इंडिया और फ्रांस जैसे देश कहां हैं? देखो इंडिया और फ्रांस जैसे देश ना यूएस और चाइना से अभी बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम इंडिया और फ्रांस जैसे देश मेजर पावर जरूर हैं, लेकिन जाहिर तौर पे देखो सुपर पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, सुपर पावर नहीं है। तो इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? इंडिया देखो अब ना अभी तक ना यूएसए और चाइना के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। इवन पोस्ट कोल्ड वार ईरा में हमने ना रशिया से दोस्ती बनाए रखी और यूएस को भी मैनेज किया, लेकिन अब वो जो स्ट्रेटजी है ना वो बदल गई है। अब हमारा जो रास्ता है ना, अब हमारा रास्ता यूरोप से होके गुजरता है। यहां पे ना राइटर एक नया कंसेप्ट देते हैं, मल्टीपोलर वेस्ट। जो लोग एडिटोरियल डिस्कशन को रेगुलर सुनते हैं उनको तो ये कंसेप्ट पता होगा, मल्टीपोलर वेस्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो हम ना अक्सर सोचते हैं कि वेस्ट जो है वो एक यूनिफाइड ब्लॉक है, मतलब सभी वेस्टर्न कंट्रीज को एक ही मान लिया जाता है कि उनकी सोच सेम है, आइडियोलॉजी सेम है, और उन वेस्टर्न कंट्रीज का एक ही बॉस है यूएसए। तभी हम अक्सर वेस्ट टर्म का यूज कर लिया करते हैं। लेकिन अब ना हमको यानी इंडिया को यह समझ में आ गया है कि वेस्ट जो है वो यूनिफाइड नहीं है, कोलेक्टिव वेस्ट जैसा कुछ है ही नहीं। वेस्ट अंदर से भी बटा हुआ है। वेस्ट के अंदर भी जो देश हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। जैसे यूरोप है, यूरोप अब ना सिर्फ यूएसए की परछाई बन के नहीं रहना चाहता, यूरोप अब एक इंडिपेंडेंट एक्टर बन के बिहेव करना चाहता है। और यहीं पर फ्रांस जो है वो सबसे आगे है यूरोप की आवाज को उठाने में। समझ गए? और देखो फ्रांस जो है ना वो तो हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सपोर्टर रहा है। मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब फ्रांस तो हमेशा से कहता आया कि यूरोप अपने फैसले खुद ले, किसी दबाव में, किसी दूसरे देश के दबाव में आके हमें फैसले नहीं लेने चाहिए। ये तो फ्रांस हमेशा से कहता आया है। आप याद करो 1998 का जो हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था ना, तब यूएसए और बाकी देशों ने ना इंडिया के ऊपर बहुत भारी भरकम सैंक्शंस लगा दिए थे। तब देखो फ्रांस पहला ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जिसने हमारी मजबूरी समझी और बोला कि देखो इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ना मजबूरी में किया है। तो फ्रांस ने उस समय इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए थे। फ्रांस के एक नेता की बात की जाती है, फ्रांस के एक पुराने लीडर हैं जिनका नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, नाम चार्ल्स करके कुछ नाम था, चार्ल्स डी गोला ऐसे करके कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने फ्रांस की ना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की ना नींव रखी थी। और यहीं से फिर देखो इंडिया और फ्रांस जो है वो नजदीक आते गए, इनके बीच में जो दोस्ती थी वो बढ़ती गई। अब मॉडर्न प्रॉब्लम्स की बात करें, कैसे फ्रांस और इंडिया मॉडर्न प्रॉब्लम्स में आपस में कोऑपरेट करते हैं। जैसे देखो एआई की बात कर लीजिए, ये देखो एआई की बात कर लीजिए, मैं निकाल भी देता हूं यहां से। जैसे एआई की बात कर लीजिए, एआई समिट अभी इंडिया में हुआ। एक तरफ देखो यूएसए है, यहां पे ना एआई पूरी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथों में है। जैसे गूगल के हाथ में है, मेटा के हाथ में है। इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स के हाथों में है एआई। दूसरी तरफ चाइना है। चाइना में देखो जो एआई है ना वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, सरकार के कंट्रोल में है। इसे बोलते हैं स्टेट सेंट्रिक कंट्रोल। क्या बोलते हैं? स्टेट सेंट्रिक कंट्रोल। और देखो तीसरा तरीका है इंडिया और फ्रांस का। हम दोनों ने ना, मतलब इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ना एक नया मॉडल प्रपोज किया है। हम ये चाहते हैं कि देखो हमारी जो सोवरेनिटी है वो भी बची रहे और साथ के साथ इनोवेशन भी ना रुके, तो क्या देखो इंडिया और फ्रांस मिलके एआई रूल्स लिख पाएंगे? देखो अभी तो ये अनिश्चित है, क्योंकि ना यूएसए और चाइना जो है वो ना बहुत आगे हैं टेक के मामले में। लेकिन फिर भी देखो इंडिया और फ्रांस मिलके ना एआई की दुनिया में एक तीसरा रास्ता दिखा रहे हैं कि सोवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और एआई में इनोवेशन भी आती रहे। फिर ना होराइजन
2047 की बात की जाती है। इंडिया और फ्रांस ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हैं? देखो 2023 में ना दोनों देशों ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट बनाया था, होराइजन 2047। 2047 में आपको पता है क्या होगा, हमारी आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो तब तक के लिए ना ये दोनों देशों का रोड मैप है। दोनों देश मिलके स्पेस पे काम करेंगे, टेक में काम करेंगे, क्लीन एनर्जी में काम करेंगे, और इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर चाइना की डोमिनेंस है, चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है इंडिया अपनी एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए राफेल जेट ले रहा है फ्रांस से, और फ्रांस ना इन राफेल जेट्स को ना इंडिया में बनाने के लिए तैयार है। समझ गए? इवन हेलीकॉप्टर्स की असेंबली और जेट इंजन बनाने पर ना विचार चल रहा है इंडिया में। तो अगर ये होगा तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो देखो बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे क्या, देखो हम अमेरिका के खिलाफ हैं। देखो इंडिया और फ्रांस की जो दोस्ती है वो यूएसए के विरोध में नहीं है। इनफैक्ट यूएसए खुद चाहता है कि उसके जो दोस्त हैं अपना बोझ खुद उठाएं। और ट्रंप जो है उनका तो देखो हमेशा से ये जोर रहा है कि यूरोप और इंडिया, यूरेशिया और इंडो पैसिफिक में ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और यूएसए का फोकस किस पे है आज के समय में? अपने घर पे है। तो इंडिया और फ्रांस की दोस्ती यूएसए की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। यूएसए हमें खुद मौका दे रहा है कि आप ये करिए। समझ गए? तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया फ्रांस रिलेशंस से संबंधित। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। अभी जो ये हमने मल्टीपोलर वेस्ट और इंडिया फ्रांस रिलेशंस डिस्कस किए ना, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।